सोचिए, अगर कोई देश आपके खिलाफ एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा चला रहा हो तो आप उसका जवाब कैसे देंगे। आज हम एक ऐसी ही स्ट्रेटेजिक प्लेबुक को समझने वाले हैं जो प्रोपेगेंडा से लड़ने के सारे पुराने तौर तरीकों को सिरे से खारिज कर देती है। तो इस स्ट्रैटेजी का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे ज़रूरी कदम है प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया ही बदल देना। इसके मुताबिक ये कोई इतिहास की लड़ाई है ही नहीं, ये कुछ और ही है। इस प्लेबुक का कहना है कि चीन जो यूनिट 731 की कहानी का इस्तेमाल कर रहा है, उसका मकसद ऐतिहासिक सच को सामने लाना नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक इमोशनल डिवाइस है, एक भावनात्मक हथियार जिसे आज एक खास मकसद पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो ये इमोशनल डिवाइस आखिर काम कैसे करता है? देखिए, इसका असली मकसद आपको अतीत की बहसों में फंसाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली टारगेट है आज इस वक्त दुनिया के सामने जापान की इमेज को, उसकी क्रेडिबिलिटी को कमजोर करना। और यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल आती है। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप जितना ज्यादा इनकार करेंगे या फैक्ट्स पर बहस करेंगे, आप उतना ही उनके बिछाए जाल में फंसते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करके आप उनके बनाए हुए खेल के मैदान में उन्हीं के नियमों से खेल रहे होते हैं। तो वो कौन से पारंपरिक जवाब है जो काम नहीं करते? ये स्ट्रैटेजी ऐसे 4 तरीकों के बारे में बताती है जिन्हें इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप इन्फॉर्मेशन वॉर हारने ही वाले हैं। पहला गलत कदम, साफ साफ इनकार कर देना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही आप ये करते हैं, दुनिया भर में लोग इसे कैसे देखते हैं? बस एक सेल्फ सर्विंग लीपापोती, और आपकी बात वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, एकेडमिक बहसों के गहरे जाल में फंस जाना। मतलब एक एक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पर लड़ते रहना। याद है, हमने कहा था कि ये एक इमोशनल डिवाइस है, ये फैक्ट्स की लड़ाई है ही नहीं। तो एकेडमिक जवाब इसके इमोशनल असर को कभी काट ही नहीं सकते। तीसरा दांव जो अक्सर उल्टा पड़ जाता है, वो है व्हाटअबाउटिज्म। मतलब ये कहना कि अरे, उन्होंने भी तो गलत किया था। लेकिन दुनिया ऐसे कैसे देखती है? अक्सर बस अपनी गलती से ध्यान भटकाने की एक कमजोर कोशिश। और चौथा और आखिरी तरीका, आक्रामक राष्ट्रवाद का सहारा लेना। मतलब पलटकर जोर शोर से हमला कर देना। इससे होता क्या है? आपकी जो नेगेटिव इमेज बनी हुई है वो और भी पक्की हो जाती है, आपकी बात मजबूत नहीं होती। ये चारों ही तरीके देखा जाए तो एक ही जाल में ले जाकर फंसाते हैं। तो अगर ये हारने वाले तरीके हैं, तो जीतने का तरीका क्या है? खैर, ये प्लेबुक एक 3 पार्ट काउंटर पंच का आइडिया देती है। एक ऐसा जवाबी हमला जो पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ दे। और इस काउंटर पंच का सबसे कोर आइडिया क्या है? मूल्यांकन का पैमाना ही बदल दो। मतलब गेम ही चेंज कर दो। लड़ाई इस बात पर नहीं होगी कि अतीत में किसने क्या गुनाह किए, लड़ाई इस बात पर होगी कि आज कौन सा देश कितना पारदर्शी है, कितना वेरीफाएबल है। ये स्ट्रैटेजी 3 बहुत सोचे समझे कदमों में काम करती है। तो चलिए इसके पहले पंच को देखते हैं। पहला पंच, एक नेशनल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का प्रस्ताव रखना। मतलब दुनिया को जज करने के लिए एक नया ऑब्जेक्टिव पैमाना देना। और सबसे खास बात, इसकी पहल कोई और नहीं बल्कि खुद जापान करेगा। और यहीं पर यह स्ट्रैटेजी बहुत चालाकी से काम करती है। जापान इस इंडेक्स में खुद को भी रखता है और अपनी कमियों को भी अपूर्ण लेकिन सत्यापन योग्य यानी इम्परफेक्ट बट वेरीफाइबल बताता है। इससे क्या होता है? एक तरफ एक ऐसा सिस्टम है जहां कमियां हैं पर उनकी जांच हो सकती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जहां जांच करना ही स्ट्रक्चरली नामुमकिन है। फर्क साफ दिखने लगता है। अब आता है दूसरा पंच। इसका मकसद यूनिट 731 को सही ठहराना या उसे छोटा दिखाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है उसे राज्य द्वारा किए गए अपराधों के ग्लोबल इतिहास का हिस्सा बनाना। ये बताना कि ये सिर्फ जापान की कहानी नहीं है। तो जब आप यूनिट 731 को अमेरिका के टस्कीगी एक्सपेरिमेंट, नाजी जर्मनी के मेडिकल प्रयोगों या सोवियत संघ के गुप्त प्रयोगों के साथ रखते हैं, तो आप नैरेटिव को बदल देते हैं। अब ये जापान की बुराई की कहानी नहीं रहती, बल्कि ये बेलगाम सरकारी ताकत के खतरों की एक ग्लोबल कहानी बन जाती है। और अब तीसरा और सबसे सटल पंच। इसमें कोई सीधा आरोप नहीं लगाना है, कुछ कहना ही नहीं है, बस चुपचाप ऑब्जेक्टिव डेटा को, थर्ड पार्टी फैक्ट्स को खुद बोलने देना है। कैसे? दुनिया भर के एनजीओज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डिजिटल सर्वेलेंस या एकेडमिक फ्रीडम पर रैंकिंग्स निकालते हैं, बस उन रिपोर्ट्स को खामोशी से दुनिया के सामने लाना है। डेटा खुद ही अपनी कहानी बता देगा।
तो इन तीनों पंच को मिलाकर क्या हासिल होता है? लक्ष्य है एक स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री बनाना, मतलब एक ऐसा रणनीतिक असंतुलन पैदा करना जहां दोनों पक्ष एक ही लेवल पर खड़े ही न रह पाएं। और ये है वो एंड गेम, वो नतीजा जो ये स्ट्रैटेजी पाना चाहती है। दुनिया में एक ऐसी धारणा बनाना कि हमारा इतिहास जांच के लिए खुला है, उनका इतिहास रहस्य के पर्दे में है। हम अपनी कमियों पर बात कर सकते हैं, वो अपनी कमियों पर बात भी नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इस प्लेबुक का तर्क ये है कि असली असर बाहर नहीं बल्कि टारगेट देश के अंदर होता है। जब वहाँ के पढ़े लिखे और शक्तिशाली लोगों को ये एहसास होता है कि उनका देश दुनिया के सामने एक ऐसी अजीब और अनएक्सप्लेनेबल पोजीशन में खड़ा है जहाँ वो बराबरी से बात भी नहीं कर सकता, तो ये एक खामोश दबाव बनाता है। और ये पूरी स्ट्रैटेजी, ये तीनों पंच आखिर में एक ऐसे सवाल पर आकर टिक जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे खेल को खत्म कर देता है। बहस करने, चीखने, चिल्लाने या हमला करने की कोई जरूरत नहीं। आखिरी काउंटर पंच है एक बहुत ही सरल, शांत और सीधा सवाल। जांच पड़ताल के लिए हमारा मंच तो हमेशा खुला है। आपके देश का क्या? व्हाट अबाउट योर कंट्री? और बस यही इस पूरी प्लेबुक का निचोड़ है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बहस जीतने की कोशिश नहीं करती, बल्कि एक ऐसी स्थिति बना देती है जहां सामने वाला पक्ष बहस में हिस्सा ही नहीं ले सकता। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वो चाहकर भी अपने सिस्टम की वजह से दे ही नहीं सकते।